हे गाइस, हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, जय श्री राम। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई एकदम मजेदार, शानदार, जानदार चल रही होगी। बहुत अच्छा पढ़ रहे होगे आप लोग। गाइस, ईसीआईपीएल में सच मैंने जो जून 25 में अमेंडमेंट का सेशन लिया था वही आपको देखना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, दो केस हैं जो नए आए हुए हैं, उसको हम फटक से देख लेते हैं। ओनली दो केसेस हैं और बाकी आपको जून 25 का सेशन अगर आपने नहीं देखा है, जून 25 का, वो जरूर देख लेना, है ना, कंपलसरीली। तो देख लेते हैं क्या है। मैंने उसकी समरी और अच्छे से इसको बना दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसकी ये नोट्स की गूगल ड्राइव भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ये दोनों केस लॉस की। चलिए तो शुरू करते हैं। बाकी आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, फाइन, फैंटास्टिक, एकदम बढ़िया है आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला केस है लाइफस्टाइल इक्विटीज सीवी वर्सेस अमेजॉन का। उसमें क्या बोल रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट पास एन इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन 25 फरवरी 2025। ओ, इस दिन को तो हम भूल नहीं सकते कभी। इस दिन हमारे रिजल्ट्स आते हैं आईसीएसआई के। ओके, अबाउट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो जो को यार, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है उससे रिलेटेड एक केस था। अब इसमें हुआ क्योंकि लाइफस्टाइल इक्विटीज एक ब्रांड ओनर था, उसका कहना था कि अमेजॉन सेलर्स को अलाउ कर रहा है, अमेजॉन सेलर्स को अलाउ कर रहा है कि वो उनके ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। मतलब लाइफस्टाइल इक्विटी एक ब्रांड है, वो अमेजोन को बोल रहा है कि अमेजोन तुम क्या कर रहे हो, ये कोई और हमारे नाम के प्रोडक्ट तुम्हारे प्लेटफॉर्म में बेच रहा हो, तुम अलाउ कैसे कर रहे हो? तो कोर्ट ने अग्री किया, ऑर्डर किया कि अमेजोन ये मार्क यूज नहीं करेगा। डैमेजेस देने पड़े लाइफस्टाइल इक्विटी को 336 करोड़ के। लिटिगेशन कॉस्ट पे करना पड़ा 3.23 करोड़ का। ट्रेडमार्क वायलेशन वही हुआ कि ट्रेडमार्क वायलेशन अब सिर्फ फिजिकल शॉप में नहीं होता, ई कॉमर्स में भी होगा, जहां पे थाउजेंड ऑफ सेलर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है, एज अ इंटरमीडियरी काम करते हैं, ठीक है। सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। कोर्ट ने भी माना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। कोर्ट ने कहा ऑनलाइन इन्फ्रिंजमेंट बहुत ज्यादा अलग है और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ई इन्फ्रिंजमेंट है। इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, जैसे जो इन्फ्रिंज ब्रांड है वो, मतलब जो इन्फ्रिंज कर रहा है, फिर सेलर लिस्टिंग द प्रोडक्ट, मतलब जो सेलर उसको लिस्ट कर रहा है, ठीक है, अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म, है ना। उसके बाद में वेयर हाउस, पैकिंग, डिलीवरी पार्टनर्स, है ना, सप्लायर, ब्रांड जिसने उसे प्रिंट किया, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब गजब सारे लोग जो हैं वो ई इन्फ्रिंजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कोर्ट का कहना था। तो इसमें चैलेंज ये था कि किसको रिस्पॉन्सिबल माने, ठीक है। सो क्या प्लेटफॉर्म जो है वो बच सकता है, इंटरमीडियरी बोल के क्या बच सकता है? क्या, कैसे पता चलेगा कौन रियल इन्फ्रिंजर है ना? तो कौन सी करेक्ट जुरिस्डिक्शन है, कौन सा मामला कहाँ जाए? तो कोर्ट ने कहा बहुत सारे चैलेंज हैं और कोर्ट ने कहा कि इसको लेके एक लॉ बनना चाहिए। सो अमेजोन को तो लायबल माना, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि जो ऑनलाइन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की चीजें होती है उसमें मल्टीपल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होती है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और कोर्ट ने कहा कि इस एरिया को लेके ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए, लॉज बनने चाहिए, जो आपको देखेंगे इन अ नियर फ्यूचर। आपको दिखेगा कि और बहुत सारी चीजें जो है, और बहुत सारे लॉज जो हैं आपको दिखेगा कि इन अ नियर फ्यूचर बनने जा रहे हैं। सो ये केस था लाइफस्टाइल इक्विटी वर्सेस अमेजॉन टेक्नोलॉजीज का। ये केस था जिसमें अमेजोन को लायबल ठहराया गया था मेरे दोस्तों। तो आपको एक मिनट, एक्सक्यूज मी, थोड़ी तबीयत, सर्दी, खांसी, ये सब है, आई एम सॉरी। चलिए, सो बेसिकली इसमें हुआ क्या, आपको समझ आया कि परमानेंट इंजंक्शन और डैमेजेस लगाए गए ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। एंड पहले ट्रेडिशनल इन्फ्रिंजमेंट फिजिकल शॉप में होता था, अब जो है वो ई इन्फ्रिंजमेंट भी होता है। वही कोर्ट ने भी कहा कि मल्टीपल लोग इसमें काम करते हैं, ओनर, सेलर, ई कॉमर्स, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक, इनवॉइस, सप्लायर, जो ब्रांड फॉल्सली अप्लाई कर रहा है, सभी लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो मतलब अकाउंटेबिलिटी कोई लेता ही नहीं है, बोलता है ये लायबल वो लायबल, इसलिए बेसिकली हाँ, प्लेटफॉर्म जो है जैसे अमेजोन, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम तो इंटरमीडियरी हैं तो हम तो लायबल ही नहीं होंगे, ठीक है। सो हम तो लायबल ही नहीं होंगे, वो ये मानते हैं। तो कोर्ट का कहना था कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिफेंस है और कोर्ट ने कहा ई इन्फ्रिंजमेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जरूरी है ना। और कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि भाई इसको लेके लॉस आने चाहिए। ई कॉमर्स जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब अब तो चलेगा ही चलेगा। और मतलब ये ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए जो है वही है कि कोर्ट ने कहा भाई लॉस आने जरूरी है। एंड एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है ये, है ना। बराबर की नहीं दोस्तों, है ना जी। सो दिस इज द पॉइंट मेरे यारों, आपको ये समझना है, याद रखना है ना जी। और बाकी तो कुछ नहीं।
कोर्ट ने यही कहा कि लीगल फ्रेमवर्क आने चाहिए इनको एड्रेस करने के लिए। सो दिस इज द पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अमेजोन वाला लायबल हुआ था कि आंसर इज यस, एक छोटा सा ये पॉइंट था। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था बस, और कुछ भी नहीं इतना ही है, दैट्स इट। ठीक है जी, ओके। बहुत ही बढ़िया दोस्त, बहुत ही बढ़िया दोस्त। तो आई होप बाकी लोग आप अच्छा पढ़ रहे हो, मस्त पढ़ रहे हो। जून 25 के जिसने सेशन नहीं देखा वो देख लेना, और इसमें तो दो ही चीजें थी बस, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ऋतु मिहिर पांचल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऋतु मिहिर पांचल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक और केस है। इसमें क्या हुआ ऋतु मिहिर पांचल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें एक पिटिशनर ने चैलेंज किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका सेक्शन 34, 47, 58 चैलेंज किया, बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब उनका कहना क्या था कि ये जो फोरम्स बने हुए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनका कहना था। ठीक है, तो पिटिशनर ने चैलेंज किया कि भाई ये जो फोरम कमीशंस बने हुए हैं, बेटर टू से डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, आर्टिकल 14 का वॉयलेटिव है। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया कि भाई ये सब गलत है ना भाई। तो ये मेनली इसमें पॉइंट आता है दोस्तों। तो अब मुद्दा ये अराइज होता है यारा, ठीक है, मुद्दा क्या राइज होता है दादा? तो मुद्दा ये राइज होता है बेटा जी कि क्या ये सही में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, क्या ये गलत है? तो इसके ऊपर एक विवाद हो गया। तो रितु मिहिर पांचल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये सेक्शन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल आर्टिकल 14 वायलेट नहीं करते, ये कोई आर्बिट्री नहीं है, मनमानी नहीं है ना। और चैलेंज को डिसमिस कर दिया गया, चैलेंज को जो है डिसमिस कर दिया गया दोस्तों। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो जुरिस्डिक्शन है, तो ये सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने की बात थी। एंड ठीक है ना, सो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने की जो बेसिकली बात थी उसको क्या कर दिया गया बेटा, सरासर बोला कि एकदम वैलिड है, एकदम बढ़िया है ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, साथ में आपका स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, तीनों वैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंपॉर्टेंट बॉडीज है, इसके साथ में और भी दो इंपॉर्टेंट बॉडी है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये इंश्योर करती है कि कोऑर्डिनेशन हो, इफेक्टिव फंक्शन हो, कस्टमर प्रोटेक्टेड हो। और कोर्ट ने जो है बोला ये जरूरी है एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए। ये जुरिस्डिक्शन है जो है अभी फिलहाल 50 लाख तक का मामला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 50 लाख से 2 करोड़ स्टेट कमीशन, है ना, उसके ऊपर मामला आपका नेशनल कमीशन। तो ये बिल्कुल वैलिड है बोला, और बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं। सो दिस वाज द टू केसेस, है ना भाई, जो आपको करने थे। एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अभी कल या परसों एक वीडियो आएगी कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे प्लान करें, कैसा करना है, वो जरूर देखना। सो ये दो वीडियोस करवानी थी, तो आई थॉट कि वो आप अभी कर लोगे अच्छे से। एंड बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, अच्छे से बातें करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मिलूंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ो, अपना बेस्ट दो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब याद आएगा जो आपने पढ़ा है, अच्छी पढ़ाई हुई है, आप अपना बेस्ट दोगे। सो लव यू ऑल एंड मिस यू ऑल, एंड अच्छे से अपना ध्यान रखो, और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है गाइस, लव यू पीपल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत 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 आपको आशीर्वाद दें, और आपकी एग्जाम क्लियर करें, यही मेरी तरफ से प्रेयर्स है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।